I hope you will be doing well in quarantine. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका टाइटल है सिग्नलिंग ड्यूरिंग डायबिटीज़। आपको पता है डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जिसके अंदर पेशेंट में ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंसुलिन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स आते हैं डायबिटीज़ की ही वजह से सिर्फ, जैसा कि हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो कि सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से आती हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है कि इंसुलिन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की लाइफ में रखती है और क्या क्या एक्शंस ये परफॉर्म कर सकती है। सो इंसुलिन अगर एब्सेंट हो तो पेशेंट मर भी सकता है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा। ठीक है, सो इसका सिग्नलिंग पढ़ना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हम इंसुलिन के हम पे न्यू मेडिसिन बना सकें ताकि पेशेंट को दे सकें और डायग्नोज कर सकें। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 2 जिसके अंदर इंसुलिन वर्क नहीं कर पाती क्योंकि उसके रिसेप्टर ये एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ से हमें इस वजह से हमें इंसुलिन सिग्नलिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इंसुलिन जो अपने एक्शंस परफॉर्म करती है उनमें जो पहला है वो बेसिकली आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यानी कि उसने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देना ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देना, यूटिलाइज कर देना। दूसरा आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि लिपिड की एनाबॉलिज्म होगी और ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म होगी। एनाबॉलिज्म का मतलब है कि लिपिड्स बनेंगे ना कि टूटेंगे, क्योंकि लिपिड की ब्रेक डाउन हुई तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा और इंसुलिन का फंक्शन ये नहीं है। ठीक है, लिपिड की कैटाबॉलिज्म होगी और एनाबॉलिज्म होगी और ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म होगी। ठीक है, दूसरा फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। अब इंसुलिन का फंक्शन है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करे और लिपिड और प्रोटीन की फॉर्मेशन को ज़्यादा करे। अब ये तीन फंक्शन है, सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड अपोप्टोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और यहाँ से देख के हमें लगता है कि इनका ग्लूकोज के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन का मतलब है कि सेल डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल कोई सेल लिवर कब बन जाए, कोई मसल कब बन जाएगा, और तीसरा है कि सेल सर्वाइव करेगा ये नहीं, जिसे हम अगर सेल डेथ के तो एपोप्टोसिस होगा, सेल जिंदा रहे तो सेल सर्वाइवल कंसिडर होगा। सो ये इंसुलिन के सम बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, और इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है, ये एक प्रोटीन होती है, कह सकते हैं कि पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, ये जब रिलीज होती है तो पहले होती है प्री इंसुलिन, फिर होती है प्रो इंसुलिन, फिर जाके क्लीवेज होती है, इसके अंदर सल्फाइडल बॉन्ड्स होते हैं, उनकी क्लीवेज होगी तब जाके इंसुलिन अपने एक्टिव फॉर्म में आएगी। और जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था वो फ्रेड सेंगर ने किया था 1969, यानी कि बहुत पहले का डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो चेंज के ऊपर होता है, अल्फा चेंज और बीटा चेंज होती हैं इसके अंदर इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो 51 अमीनो एसिड्स का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये थी बेसिक है कि इंसुलिन के समरे के इंसुलिन है क्या। ठीक है, अब जो इंसुलिन का फंक्शन है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, इंसुलिन का काम है कि ब्लड में से ग्लूकोज की अमाउंट को निकाल यानी कि कम करना। ठीक है, अब वो कम कैसे करेगा, अब वो बेसिकली उसके तीन तरीके हैं। पहला आता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की अपटेक को इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, अब अपटेक से क्या मुराद है, अपटेक का मतलब है कि सेल्स यानी कि ब्लड में से ग्लूकोज निकाल के सेल्स के अंदर भेज दी जाए। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि ब्लड के अंदर तो कम हो जाएगी लेकिन सेल्स के अंदर बढ़ जाएगी, और हमें चाहिए भी है कि ब्लड के अंदर कम हो लेकिन सेल्स के अंदर ज़्यादा हो। ठीक है, ये होगा अपटेक। अब अपटेक कैसे होती है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास चैनल प्रोटीन्स होती हैं, GLUT4 होते हैं, SGLT1, 2, GLUT5, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब आपको पता है ग्लाइकोजन जिसे हम एनिमल स्टार्च कह सकते हैं, या कि एनिमल के अंदर ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। ठीक है, अब ग्लाइकोजन जो स्टोर होती है वो लिवर और मसल के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, अब अगर हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे तो ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो कि कम होता लेकिन होता ज़रूर है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस रोक दी जाए, यानी कि ग्लूकोज जो नया बनेगा उसे ही रोक दिया जाए, ग्लूकोज नया बनेगा ही नहीं। ये थे बेसिकल तीन पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सिग्नलिंग में कौन से पाथवेज आते हैं जो कि सिग्नलिंग यानी कि कर रहे होते हैं, इंसुलिन को सिग्नल को ट्रांसड्यूस कर रहे होते हैं। दो पाथवे, मैप काइनेज और फोस्फोइनोसिटोल काइनेज पाथवे। ठीक है, PI3। अब ये दोनों ही एक क्लास के अंदर आते हैं, जैसे हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज पाथवे। अब टायरोसिन काइनेज पाथवे मतलब कि
ये किसी सब्सटेंस के अंदर फॉस्फेट ऐड करवाने के काबिल हैं, ठीक है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं। दोनों पाथवे में के अंदर होता भी है, दोनों काइनेसिस के ऊपर बेस करते हैं। ये भी काइनेज है, मैप काइनेज, ये भी काइनेज है, ठीक है। हम अब पढ़ने जा रहे हैं फोस्फोइनोसिटोल काइनेज पाथवे, ठीक है। अब PI3 पाथवे को हम AKT पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो ब्रीफ समरी यानी कि बहुत छोटी सी समरी वो आपको बताता हूँ कि इंसुलिन सबसे पहले आके रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, जिसकी वजह से डायमराइजेशन होगी और उसका IRS एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब वो एक्टिवेट होगा जो आगे एक्टिवेट कर देगा GRB2 को, जो कि प्रोटीन्स होती हैं, इन्होंने आगे एक्टिवेट कर देना PI3 को। अब इसने करना है इसको फॉस्फोराइलेट PI3 को। अब PI3 ने फर्दर AKT को फॉस्फोराइलेट करना है और एक्टिवेट हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है AKT की। अब पूरी इंसुलिन सिग्नलिंग के अंदर जो सबसे बड़ा यानी कि जो रोल प्ले कर रहा है, जो की प्लेयर यानी कि जिसकी वजह से सारा पाथवे परफॉर्म होता है, वो है AKT, जिसकी वजह से सारे एक्शंस परफॉर्म होने इंसुलिन के जितने भी, कि वो ये करेगी ग्लूकोज को कम इस तरह करे, वो परफॉर्म करे AKT। अब AKT में मैंने दो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे कि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा और GLUT4 के प्रोडक्शन करवाएगा। अब GLUT4 क्यों? क्योंकि GLUT4 है चैनल प्रोटीन। ये बेसिकली GLUT4 यानी कि ब्लड में से ग्लूकोज निकालेगा, उसको हैप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन से भेज भी सकता है और वापस भी ला सकता है, यानी कि ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा ब्लड से लेके, ठीक है। ये इस वजह से GLUT4 के प्रोडक्शन ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि AKT के और कौन से एक्शन है, ठीक है। पहला आता है mTOR1, ये मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है। दूसरा आता है AS160, जिसकी वजह से GLUT4 की प्रोडक्शन होती है। तीसरा आता है FOS, जो कि एक एंटी ग्लूकागोनिक इफेक्ट है, ठीक है। ये बेसिकली अब चार एग्जांपल्स आपको बताई हैं, अब बहुत ज़्यादा हैं, 100 प्लस हैं जो कि AKT परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी के पाथवे परफॉर्म होता कैसे इन डिटेल, ठीक है। इस पाथवे में हम करेंगे क्या, ये उसके इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि जो PI3 के अगर उसका जो आप इंसुलिन सिग्नलिंग यानी कि उसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो सेल की यानी कि प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो जाएगी, सेल की डिवीजन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सेल के अंदर ट्यूमर पैदा हो जाएगा, ठीक है। कैंसर वाला सेल बन जाएगा और मेटास्टेसिस वहाँ पे होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि अगर उसमें म्यूटेशन आ जाए, ठीक है। अब पहला पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ PIP2 इंटू PIP3। PIP2 क्या है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। अब आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को एक्टिवेट करवाना हो तो उससे फॉस्फोराइलेट करना पड़ता है। इसी तरह इसको हम पहले फॉस्फोराइलेट करेंगे, इसमें एक फॉस्फेट ऐड करेंगे। एंजाइम क्या, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटाइड 3 काइनेज, PI3 काइनेज, ये एंजाइम है जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि PI3 काइनेज। ये PIP2 के अंदर एक फॉस्फेट ऐड करवा देगा यहाँ पे टर्मिनल एंड पे, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से ये PIP3 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आनी कि PI3 कैसे अब एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब PI3 ऑल एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि उसमें अंदर फॉस्फेट ऐड हो गई है, तो PI3 एक्टिवेट हो चुके हैं। अब एक तरह से तो फॉस्फेट की वजह से ऐड हुआ, लेकिन जो सही तरीका वो ये है कि इसके साथ जब इंसुलिन के ऊपर IRS के ऊपर जब इंसुलिन आके बाइंड करेगी तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं उसकी डायमराइजेशन होगी, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब डायमराइजेशन होने की वजह से साथ में वो एक डॉकिंग साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। IRS1 वो डॉकिंग प्रोटीन के तौर पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से PI3 उसके साथ आकर बाइंड कर जाएगी। अब PI3 के अंदर होता है SH2 डोमेन, जो कि एक बेसिकली कह सकते हैं कि सार्कोमोलॉजी रीजन होता है। अब उस डोमेन की वजह से IRS1 के साथ वो आके बाइंड कर जाएगा, जैसा कि साइकिल में हम देख सकते हैं। ये देखें, ये एक था डॉकिंग रीजन यहाँ पे, यहाँ इसके अंदर थी SH2 डोमेन, ये इसके साथ आके बाइंड कर गया, ठीक है, और ये एक्टिवेट हो गया। अब ये था कि इसने एक्टिवेट कैसे होना, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ PI3। अब बात है कि AKT और PDK1, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये इसमें डैमेज हुआ, इसने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको हम डिस्कस करते थे कि यहाँ पर डैमेजेशन हुई, ये PI3 काइनेज एक्टिवेट हुआ, इसने आगे फर्दर एक्टिवेट किया। अब हमारे पास PI3 एक्टिवेट हो चुका है, अब इसने 2 और काइनेजेस को एक्टिवेट करना, वो कौन सी हैं, PDK1, दूसरा था AKT। AKT बेसिकली PKB भी कहते हैं, AKT यानी कि प्रोटीन काइनेज B भी कहते हैं, जो कि की प्लेयर है, ठीक है। अब PDK1 और AKT की फर्दर है, यानी कि इनकी अब एक्टिवेशन हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब PIP3 जो कि एक्टिवेट हो चुका है, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, इसने 2 प्रोटीन को रिक्रूट करना है, AKT और PKB, जो कि दोनों सीरीन थ्रियोनिन, जो कि 2 अमीनो एसिड्स हैं, उनके काइनेजेस है। यानी कि ये जो दोनों AKT और PDK1 है, ये दोनों
तब फॉस्फेट ऐड करेंगे जहाँ जहाँ पे सीरीन या थ्रियोनिन आएगा। हम आगे देखते हैं अभी, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे पहले PDK1 एक्टिवेट हुआ, उसने जाके फिर एक्टिवेट कर दिया AKT को, ठीक है। अब देखें कि PDK और AKT बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, यानी कि बहुत करीब करीब है एक दूसरे के, ठीक है। देखें बिल्कुल, यानी कि मिनिमल डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, ठीक है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से जो PDK1 है वो PKB को फॉस्फोराइलेट कर देता है, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ है, ये सब्सटेंस, ये इसको फॉस्फोराइलेट कर देगी, इसके अंदर एक फॉस्फेट ऐड करवा देगी, ठीक है। अब ये तो बेसिकली हमने पढ़ा कि फॉस्फेट जब ऐड हो जाएगा कि तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये AKT एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ऐड हो चुकी है, ये देखें यहाँ पे। लेकिन इसको में भी एक चीज़ की कमी है जिसकी वजह से पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ, वो है mTOR ने आकर फिर उसे फर्दर फॉस्फेट ऐड करवाना है ये दो जगह पे। ये देखें, एक ये यहाँ पे एक्टिवेट करवाएगा तो ये एक्टिवेट होगा प्रॉपरली, नहीं तो अगर सिर्फ ये एक्टिवेट कराए PDK1 तो एक्टिवेट नहीं होगा। सो mTOR की ज़रूरत है हमें, क्योंकि mTOR की वजह से हमने ये इसको एक्टिवेट करवाना है AKT को, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि PKB कैसे एक्टिवेट होगा, हमने पढ़ा कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, और PD के बाएं उसके जाके फॉस्फोराइलेट कहाँ पे करे, क्योंकि हमने पढ़ा कि सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यू पे करता है, तो थ्रियोनिन का 308 नंबर वाला अमीनो एसिड के ऊपर जाके फॉस्फेट ऐड करवा देता है, लेकिन पूरी तरह होता नहीं है इस वजह से। और फिर mTOR की बारी आती है सेकंड काइनेज, जो कि सीरीन के 473 अमीनो एसिड पर आके उसे एक्टिवेट करवा देता है, सिंपल। अब हम पढ़ लिया कि AKT एक्टिवेट कैसे होता है, ठीक है। सीरीन थ्रियोनिन के 308 के ऊपर जाके एक्टिवेशन लूप बनता है और वहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाता है। अब हमने पढ़ा कि ये की फैक्टर है, यानी कि बहुत सारे काम करवाता है, जिसमें से बहुत मेजर है सेल सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, एंजियोजेनेसिस, मेटाबॉलिज्म, माइग्रेशन। यहाँ पे एक बात नजर लिखी है कि 100+ सबस्ट्रेट्स हैं, मतलब क्या कि AKT 100+ एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। आपको पहले ये बता दूं कि सेल सर्वाइवल और ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। सिंपल सी फिगर है, ये देखें कि ग्रोथ कैसे परफॉर्म करवाता है सेल की, कि सेल जिंदा रहेगा। यहाँ पे mTOR एक्टिव हुआ, इन्होंने अब बैड प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवा दिया, जो अगर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो इसको पता चल जाएगा कि एक्टिवेट हो गया, तो जिसकी वजह से उस सेल को पता चल जाएगा कि अगर बैड प्रोटीन्स को क्या नाम है कि उसके अगर फॉस्फोराइलेशन करवा दी जाए तो उसका मतलब है कि अपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देना है। सेल डेथ सिग्नल आया लेकिन वो इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से सेल सर्वाइव कर गया। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि AKT की क्या वैल्यू है, कि क्या वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारी AKT एक्टिवेट कैसे होता है। अब AKT के कुछ सबस्ट्रेट्स डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। हमने पढ़ा कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं पीछे, जैसे पढ़ा कि फॉस हो गया, AS160 बहुत ज़्यादा है। पहला पढ़ते हैं GSK। अब इसके भी दो सब यूनिट्स होते हैं GSK, अल्फा और बीटा, ठीक है। इनके क्या फंक्शन होते हैं, इन्होंने अगर कहीं जगह पे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही होगी और उसे कोई इनहिबिट कर रहा होगा, तो ये दोनों जब AKT के साथ बाइंड करेंगे तो उसकी इनहिबिशन को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी ना कि कम हो, ठीक है। दूसरा ने पढ़ा कि AS160 जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, बेसिकली ये GLUT4 की ट्रांसलोकेशन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। तीसरा हमने पढ़ा कि सर्वाइवल सिग्नल जो कि बैड प्रोटीन्स होते हैं BCL2 जब बाइंड करेगा हेटेरोडाइमर बन जाएगा तो सेल सर्वाइव कर जाए। चौथा पॉइंट FOXO, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट की वजह से हम कहते हैं कि एंटी ग्लूकागोनिक इफेक्ट होता है, यानी कि ग्लूकागोन के अगेंस्ट इफेक्ट होता है। अब होता क्या है, हमने पढ़ा कि लिवर के अंदर जाके ग्लाइकोजन स्टोर होती है, ठीक है। तो ये फॉक्स होगा, ये उसकी उस जीन को एक्सप्रेस करेगा जिसकी वजह से वो सेल लिवर के अंदर स्टोर हो रहा है। दूसरा काम बीटा सेल्स में से इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। तीसरा हाइपोथैलेमस, जहाँ से हमारे हर चीज़ कंट्रोल हो रही होती है, हमारे जितने हार्मोन्स होते हैं, जितने ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं, उसको भी जाके ये स्टिमुलेट करेगा। पाँचवा P1, जैसे हम P2C1 कहते हैं और P2K1 कहते हैं, ये बेसिकली सेल साइकिल की इनहिबिशन को भी रोक देने के सेल डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंसुलिन का काम क्या होता है, सेल डिवाइड करवाना, सेल डिफरेंशिएट करवाना और एपोप्टोसिस को रोकना। तो ये सेल इस एक्शन की वजह से सेल डिवाइड करेगा। छठा पॉइंट आप लोगों ने पहले पढ़ा ENOS, जिसे हम कहते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड सिग्नलिंग, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने पढ़ा कि नाइट्रस ऑक्साइड सिग्नलिंग जब रिसेप्टर बाइंड करेगा तो आगे से IP3DAG वाला पाथ शुरू हो जाएगा, यानी कि इनोसिटोल फॉस्फेट 3 वाला। और हमने अभी भी पढ़ा कि इनोसिटोल फॉस्फेट जब बाइंड करता है तो आगे जाके वो हमारा
AKT एक्टिवेट करवा सकते हैं, यानी कि PDK1 को एक्टिवेट करवाएगा जो कि फर्दर AKT को एक्टिवेट करवा देगा, सिंपल। अब हमने पढ़ा कि CMP अगर हाइड्रोलाइज होगा तो हमारा वही साइकिल कंटिन्यू होगा, क्योंकि CMP एक सेकंड मैसेंजर है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि सेल प्रोलिफरेट करेगा। अब हमने उसको स्टॉप भी तो करना है कि वो ना हो कि अगर वो प्रोलिफरेट करता है या डिवाइड करता जाए फिर तो वो ट्यूमर हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे पास एक जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या सबस्ट्रेट है वो है TSC2, जो कि TORC1 को इनहिबिट करता है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ट्यूमर नहीं होता, सेल डिवाइड करना रुक जाता है, क्योंकि अगर कोई सिग्नल स्टार्ट हुआ है तो उसे स्टॉप भी होना होता है, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा होता है कि उसे उसके बाद स्टॉप हो जाए एक्शन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि TOR1 क्या है। AKT के साथ बहुत ही इसका यानी कि एक्शन इंटर रिलेटेड है। अब mTOR कैसे एक्टिवेट होता है ये, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि mTOR एक्टिवेट होता है AKT के साथ तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है और एक तरह से गलत भी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो AKT है वो mTOR के थ्रू एक्टिवेट होता है। अब गलत क्यों बहुत तो इस तरह कि mTOR खुद भी एक काइनेज है, ठीक है, हमने पढ़ा है, ये भी फॉस्फेट ऐड करवा सकते हैं, और AKT ये भी काइनेज है, ठीक है, इन दोनों का काम काइनेज है। सो ये इंटरकनेक्टिंग है, ये बात दुरुस्त एक तरह से, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टिंग है। अब AKT जो एक्टिवेट होता है इंटर एक्टिवेटिंग है, AKT mTOR से एक्टिवेट होता है और mTOR AKT से एक्टिवेट होता है। mTOR से बनता क्या, मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, ये इसका बेसिकली एक नेम है। इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है पीछे, ठीक है, वो नहीं हम अभी डिस्कस करने जा रही है। हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने पढ़ा कि काइनेज है, सो ये फॉस्फोराइलेट कर देगा मॉलिक्यूल्स। इसके दो कम्प्लेक्स होते हैं, mTORC1 और दूसरा होता है mTORC2। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रही जी mTORC2 को, ठीक है, क्योंकि mTORC1 अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो सेल की सर्वाइवल के अंदर इन्वॉल्व होता है। सो mTORC2 होगा वो इंसुलिन की ग्रोथ फैक्टर के अंदर इन्वॉल्व होगा। जैसे हमने पढ़ा कि इंसुलिन की रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, इंसुलिन के ग्रोथ फैक्टर की रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस बढ़ जाए, क्योंकि इंसुलिन जब बढ़ेगी तो ग्लाइकोलाइसिस भी तो बढ़नी है। अब ग्लाइकोलाइसिस बढ़ेगी तो प्रोटीन फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज छूटेगा तो प्रोटीन बढ़ेगी तो लिपिड्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपलर साइकिल जिसकी जो कि हम डिमोन्स्ट्रेट कर सकें, समझ सकें कि mTOR AKT काम करते कैसे प्रैक्टिकली। वो ये है, देखें, ये रहा बेसिकली आप कह सकते हैं GLUT4 कह लें, ये रहा ग्लूकोज। अब GLUT4 को इधर किसी ने एक्टिवेट करनी ना, तो यहाँ पे बात आती है mTOR की। मैं सिंपल अभी यहाँ से समझे साइकिल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। mTOR जब एक्टिवेट हुआ उसने यहाँ पे सिग्नल दिया कि चैनल ओपन कर दो, ग्लूकोज को अंदर भेजो। ग्लूकोज अंदर आना शुरू हो गया। पहले तरीके से तो यहीं से कम हो गया कि सेल के बाहर से ग्लूकोज अंदर आ गया। पहला तरीका हमारे पास सिंपल है कि ग्लूकोज अंदर एंटर हो गया, बाहर से ब्लड से ग्लूकोज कम हो गया। दूसरा, mTOR ग्लाइकोलाइसिस को भी इनहांस करता है एक तरीके से, ठीक है, एक मैकेनिज्म से। अब ग्लाइकोलाइसिस जब बढ़ेगा, हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो उसमें से एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब पायरुवेट बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि पायरुवेट क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो सकता है TC साइकिल में, ठीक है, जहाँ से ट्रेड निकलता है, वो आगे हम दूसरा पाथ में पढ़ें। और mTOR का तीसरा फंक्शन कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है। तीनों फंक्शन इस फेवर में है कि ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम कर दें। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि जो AKT सॉरी, कि वो अब कैसे mTOR से रिलेटेड है। ये यहाँ पर डायमराइजेशन हुई रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की, PI3 काइनेज एक्टिवेट हुआ, उसने जाके AKT को एक्टिवेट किया। अब AKT ने एक्टिवेट किया mTOR से, ठीक है, यानी कि इंटरकनेक्टिंग है। अब हमने पढ़े कि AKT के 100+ सबस्ट्रेट्स हैं। अब हम उसके सिर्फ एक सबस्ट्रेट को फंक्शन उसका पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा। ATP सिट्रेट लाइएज एक एंजाइम होता है, ठीक है। अब AKT हमने पता है कि हमने पढ़ा है कि ये काइनेज है, फॉस्फेट ऐड करता है। अगर हम ATP सिट्रेट लाइएज में फॉस्फेट ऐड कर दें तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका काम क्या है, ये बेसिकली सिट्रेट को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करने के काबिल है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की रिप्लेसमेंट कर देती है, जिसकी वजह से सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में। अब हमने पढ़ा कि एसिटाइल CoA फैटी एसिड सिंथेसिस का यानी कि पार्ट है। एसिटाइल CoA ज़्यादा होगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस यानी कि लिपिड सिंथेसिस बढ़ जाएगी, ठीक है, और जिसके से ग्लूकोज कम हो जाएगी। तो ये था, आपको आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि mTOR क्या है और इसका कैसे वर्क करता है, mTOR का फंक्शंस क्या है, कैसे ग्लूकोज को करता है, ग्लूकोज को कम करता है, और AKT कैसे ग्लूकोज को इंटरेक्ट करता है, उसको सेल उसके अमाउंट को ब्लड से कम करता है। ये था एक सिंपल सा मैकेनिज्म, ठीक है।
So thank you for paying attention. Your feedback is highly appreciated. For any comments, just comment below on the video. Thank you so much.